सभी साथियों को नमस्कार। किसी कारणवश मैं लाइव क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए खेद है। वो टेक्निकल इश्यू आने के कारण वो क्लास एंड हो गई थी। मैं आपको वीडियो के माध्यम से ही सॉल्यूशन करवा देता हूँ थर्ड पेपर का। ठीक है, जो थर्ड पेपर है उसका नाम आपके असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है। ठीक है, इसका मैं सॉल्यूशन करवा देता हूँ वीडियो के माध्यम से जल्दी। ठीक है, जो आपके इसमें फुल फॉर्म में दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है CRT। ठीक है, CRT की जो फुल फॉर्म होती है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, एक होता है NRT को बोला जाता है नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, फुल फॉर्म लिखना चाहे तो लिख सकते हो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, और NRT की लिख सकते हो आप नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, नंबर सेकंड में जो फुल फॉर्म पूछी गई थी पिछले ईयर के जो पेपर में ईसा की। ठीक है, ISAA जिसको बोलते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म। ठीक है, नंबर 3 पे जो पूछी गई थी आपके कास्ट जो 2 की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल सेकेंड एडिशन। 2 का मतलब होता है सेकेंड एडिशन। ठीक है, फिर आता है आपका टूल की जो फुल फॉर्म पूछी गई थी DTLD, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। ये जो सारी पूछी गई थी ये आपके टूल है। ठीक है, एक पूछी गई थी PMR का आपने नाम सुना हो तो इसको बोलते हैं प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। लगभग आपको फुल फॉर्म में तीसरे पेपर में आपको आपके टूल की ही फुल फॉर्म पूछी जाएगी। ठीक है, फिर भाग ब में पूछा गया था कि जांच क्या है, स्क्रीनिंग क्या है। ठीक है, तो स्क्रीनिंग एक आकलन की ही प्रक्रिया है या मापन की ही प्रक्रिया कह सकते हो आप। इसमें क्या होता है कि एक जो विशेष समूह में, ठीक है, या जनसंख्या में जो कोई लोग होते हैं या रोग से ग्रसित होते हैं या विकलांगता से ग्रसित होते हैं, उन्हें एक समूह में से उनकी पहचान की जाती है। श्योर नहीं होता कि ये दिव्यांग है, उसको घोषित नहीं कर सकते। ठीक है, आप जैसे किसी व्यक्ति को देखते हो कि चलने में कठिनाई, आप कह सकते हो शारीरिक अक्षम है। ठीक है, आप जैसे किसी बच्चे को देखते हो बोलने में कठिनाई हो रही, ऑनली आपने लक्षण के आधार पे, ठीक है, कि भाई ये स्पीच डिसेबिलिटी का हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो नंबर 2 पे दिया गया था पिछले साल जो क्वेश्चन आया था वो आया था आपके औपचारिक आकलन क्या होता है, इसको बोलते हैं फॉर्मल असेसमेंट। नंबर 1 होता है इसी का जो प्रकार है आकलन के, उसमें एक होता है आपके अनौपचारिक आकलन जिसको बोलते हैं इनफॉर्मल असेसमेंट। ठीक है, फॉर्मल में क्या होता है कि आपके प्रत्यक्ष रूप से आकलन किया जाता है, उसमें आप शामिल होंगे, पूर्व में सुनियोजित सुव्यवस्थित रूप से होता है। ठीक है, उसमें आपके जो है कि भाई एक पेपर मानदंड तैयार किया जाता है, पेपर तैयार किया जाता है, समय निश्चित होता है। ठीक है, आप प्रत्यक्ष रूप से उसमें शामिल होते ही हो, उसमें उपकरणों को काम में ले सकते हो। अनौपचारिक में आप प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होते, आपने जैसे दूर से देख के कह दिया कि ये तो दिव्यांग है क्योंकि इसको चलने में कठिनाई आ रही, इसको देखने में कठिनाई आ रही, तो वो जो आपका असेसमेंट वो होता है आपका इनफॉर्मल असेसमेंट। ठीक है, नंबर जो 3 पे क्वेश्चन पूछा गया था आकलन की प्रक्रिया में विशेष शिक्षक की भूमिका। देखो, हर एक जो फील्ड होता है या असेसमेंट होता है उसमें अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग भूमिका होती है। जैसे असेसमेंट जरूरी नहीं केवल विशेष शिक्षक ही करता है, असेसमेंट आपके डॉक्टर भी करते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी करते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट भी करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी करते हैं। वैसे असेसमेंट आप एक स्पेशल एजुकेटर भी करता है। तो असेसमेंट में जो है विशेष शिक्षक की क्या भूमिका है, सबसे पहले बच्चे के स्तर के अनुसार आकलन की प्रक्रिया का निर्माण करना। ठीक है, एक होता आपके उचित वातावरण का निर्माण करना, जैसे जहां आप असेसमेंट कर रहे हो बच्चा इरिटेट हो रहा है तो बच्चा आपको रेस्पॉन्स नहीं देगा। ठीक है, उचित वातावरण उसकी उम्र के अनुसार, ठीक है, उम्र के अनुसार ही उसके लिए जो आकलन की प्रक्रिया है वो अपनाई जाए। ठीक है, और उसमें उसकी रुचि स्तर का विशेष ध्यान रखा जाए। ठीक है, MCET पे टिप्पणी पूछी गई थी। MCET भी एक टूल ऑटिज्म का, इसकी फुल फॉर्म होती है मॉडिफाइड चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टोडलर। ठीक है, ये जो है आपके 16 से लेकर 30 मंथ तक के बच्चों के लिए काम में लिया जाता है और इसमें 23 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 23 क्वेश्चन में आपके यस और नो में पूछे जाते हैं, यस एंड नो। ठीक है, इसमें जो आपके 2 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर का जो आइटम है उसको क्रिटिकल माना गया है। ठीक है, फिर आते हैं आपके NRT और CRT में, जैसे मैंने अभी बताया था NRT की फुल फॉर्म नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट। ठीक है,
एक इसमें आपके अंतर पूछा गया, ठीक है, तो वो अंतर देख लीजिए आप। एक होता है एनआरटी, एक होता है सीआरटी। एनआरटी को बोलते हैं नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट, इसको बोलते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, इसको बोलते हैं मानक संदर्भित परीक्षण, मानक संदर्भित परीक्षण, इसको बोलते हैं मापदंड संदर्भित परीक्षण। क्या बोला जाता है? मापदंड संदर्भित परीक्षण। देखो ये जो है ये एक विशेष समूह में उसके उद्देश्यों की, बिल्कुल उद्देश्यों की जानकारी प्रदान करता है, लेकिन इसमें ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होता है। ये परंपरागत रूप से चला आ रहा प्राचीन समय से। अब इसमें क्या करोगे, जैसे एक क्लास है, क्लास में से 10 में से 8 बच्चों को आपने देखा, 10 में से 8 बच्चों की अगर 80% से ऊपर आया, आपने कह दिया पूरी क्लास ही होशियार है, ठीक है। इसमें जबकि सीआरटी में क्या होता है, एक एक बच्चे के उद्देश्य को जाना जाता है कि कहाँ इसको सीखने में कठिनाई आई है, ठीक है, कितने स्तर तक सीखा है, कितने उद्देश्यों को प्राप्त किया है बच्चे ने, प्रत्येक बच्चे का जांच किया जाता है, जबकि इसमें एक पूरे समूह की बात की जाती है, ठीक है, पूरे समूह की परीक्षण किया जाता है। फिर आता है आपके आकलन के प्रकार। आकलन के प्रकार आप लिख सकते हो फॉर्मेटिव एंड समेटिव। फॉर्मेटिव को बोला जाता है आपके रचनात्मक मूल्यांकन, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, आप आकलन में लिख लीजिए। एक होता है आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक होता है आपके समेटिव असेसमेंट। यह होता है आपका रचनात्मक मूल्यांकन, यह होता है आपका योगात्मक मूल्यांकन। कई बार इसका रचनात्मक नाम नहीं देके कई बार निर्माणात्मक भी नाम दिया गया है, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना, निर्माण करना या रचना करना एक ही बात। ये होता है आपका योगात्मक मूल्यांकन। देखो अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाई के दौरान आपको पूछ रहा हूँ कि बताओ इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर क्या है। जो शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान जो आपका मूल्यांकन लिया जाता है वो होता है आपका रचनात्मक मूल्यांकन। उस दौरान आप बच्चे की कमी का पता लगा सकते हो कि इस बच्चे को कहाँ कठिनाई है, कहाँ कठिनाई नहीं है, किस प्रकार से सिखाऊं ताकि इसकी जो कमी है वो दूर हो जाए। जबकि जो योगात्मक मूल्यांकन है वो पूरे एक सत्र पर्यंत पे लिया जाता है, पूरे वर्ष खत्म होने के बाद। जैसे आपके अर्धवार्षिक परीक्षा हो गई, वार्षिक परीक्षा हो, क्या वार्षिक परीक्षा लेने के बाद मैं चाहूँ कि इस बच्चे का क्या कमियां दूर कर दूं, तो वो नहीं है। उस समय आपने उस बच्चे का जो योगात्मक मूल्यांकन किया, मतलब उसका पूरा परिणाम आपने बना दिया है, अब अगले वर्ष ही उसका हो सकता है। फिर आता है DSM 5 के अनुसार ASD की जांच और निदान के मानदंडों पर चर्चा कीजिए, ठीक है। तो DSM 5 है, DSM 5 ये लगभग आया था अपने 2013 के अंदर, ठीक है। और इसका जो है वो साइकोलॉजी के फील्ड में ज्यादा है, क्योंकि मनोरोग के लिए मनोरोगों का वर्गीकरण करता है, उनके लक्षणों की पहचान करवाता है, ठीक है। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। इसमें जो सांस्कृतिक जो कारक है, कल्चरल फैक्टर, उनको भी शामिल किया गया है और 312 इसमें मनोरोग शामिल किए गए हैं, ठीक है। अब आकलन के उद्देश्यों को आप समझ ही सकते हो। आकलन के उद्देश्य आप सभी को पता है कि आकलन क्यों करते हैं, ताकि इससे बच्चे के स्तर का पता चले, बच्चे की रुचि का पता चले, बच्चे की आवश्यकताओं का पता चले, बच्चे की जरूरतों का पता चले, बच्चे को क्या आता है क्या नहीं आता है, कितने स्तर तक आता है, कितने क्षमता तक सीख सकता है, बच्चे की आवश्यकता क्या है, ठीक है। अब किसी एक टूल के बारे में आपको लिखना है, फिर क्वेश्चन पूछा गया था किसी एक आकलन उपकरण का संश्लेषण, आप FACP का लिख सकते हो, ठीक है, आप MDPS का लिख सकते हो, आप DTLD का लिख सकते हो, आप SNDT का लिख सकते हो, आप कार्ड्स के बारे में लिख सकते हो, MCET के बारे में लिख सकते हो, ठीक है, आप बेसिक MR के बारे में लिख सकते हो। किसी एक टूल के बारे में आपको वर्णन करना है, ये 100% आएगा, आप किसी एक टूल के बारे में वर्णन कीजिए, ठीक है। फिर आता है आपके कि भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो होते हैं, विशिष्ट विद्या, कई बार देखो लर्निंग को विशिष्ट विद्या दे देते हैं, सीखना दे देते हैं, अधिगम दे देते हैं। तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, आपको इंग्लिश वाले वर्डों पर ही ध्यान देना, इंग्लिश वाले शब्दों पर ही ध्यान देना, ठीक है, इंग्लिश वाला ही माना जाता है। जैसे पढ़ने का है तो उसका आप आकलन कैसे करोगे, आप उस बच्चे को पढ़ाओगे, ठीक है, वो बच्चा 6 को पढ़ रहा है 9, 6 को आप जैसे 6 लिखवाना है वो लिखेगा ऐसे, ठीक है। तो ये लिखने का आप उसको
का लिखवा कर आप उसका असेसमेंट कर सकते हो। लिखने के साथ साथ उसको आप जैसे कहोगे गाय के बारे में लिखिए, वो लिखेगा भैंस के बारे में, तो आप उस बच्चे का असेसमेंट कर रहे हो कि ये बच्चा गाय और भैंस में फर्क नहीं कर पा रहा है, ठीक है। फिर आपके जो लास्ट 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांग बच्चों के औपचारिक और अनौपचारिक आकलन पर एक निबंध लिखो। आपको मैंने बताया था फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है, दोनों फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में से किसी आपको अंतर लिखना है, दोनों का अंतर लिखना है कि फॉर्मल में बच्चा प्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है, उसमें विशेष उपकरण की जो है वो अपन सहायता काम में उपकरण को काम में लेते हैं, और जबकि अनौपचारिक में ऐसा नहीं होता, आप बच्चे को केवल देखकर उसके लक्षणों के आधार पर ही आप उसका असेसमेंट करते हो, ठीक है। धन्यवाद आज की क्लास के लिए, थैंक यू।